सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और परम जितने भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों का मैं मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्वेतांबरी माँ को बार बार वंदन करके यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको अपने अहम लक्ष्य के साथ बढ़ाते हुए आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में एक अग्रिम स्थान प्रदान करवाने में आपका सहयोग करें। प्रिय छात्रों, कल हम जो बातें पढ़ रहे थे वो भारत के राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ थी और उन सामान्य शक्तियों में हमने राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत, 330 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ये काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज आप उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आज सबसे पहले जो हम आपको चीज़ पढ़ा रहे हैं वो लास्ट के बिंदु पर कल जो चीज़ आई थी उसको हम आपको एक बार पुनः रिवाइज करें। भारतीय जो संविधान का एक अनुच्छेद है और संविधान का अनुच्छेद 280, ये 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देशन में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको एक शब्द दिया गया है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के गठन या एक वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 से 1956 ईस्वी तक किया गया था और इस पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी जो है वो इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2015 से लेकर 2020 तक 14वां वित्त आयोग प्रगति पर है और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई के रेड्डी नाम के जो व्यक्ति हैं वो रेड्डी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं 14वें वित्त आयोग के। और 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग प्रगति पर होगा और उसके अध्यक्ष जो है वो एनके सिंह है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति इस आर्टिकल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? केंद्र व राज्य में वित्तीय योजनाओं के तहत वित्तीय वर्गीकरण, आप जिसको कह सकते हैं, बंटवारा कह सकते हैं, किसके लिए होगा? योजनाओं के लिए होगा। लेकिन भारत के संविधान का एक आर्टिकल है और उस संविधान के आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 112, जिनमें भारत में जो वित्तीय विवरण है, जो बजट पेश होता है, वो वित्तीय विवरण बजट जो पेश होता है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है। उसको कर्ता वित्त मंत्री है। उसको बजट जो तैयार होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की पूरी भूमिका होती है। लेकिन वो वित्तीय विवरण जो है वो वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के निर्देशन से या उसकी देखरेख में उसके नाम से होता है। तो 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, उन राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है आर्टिकल 112। तो भारत के संविधान के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं, वाई के रेड्डी 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग एनके सिंह है। इसका मुख्य कार्य केंद्र के वित्तीय वर्गीकरण राज्य और केंद्र में, और ये योजनाओं के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है वो इसमें
वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह के रूप में। भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति भारत के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए संविधान के 2 अनुच्छेद हैं। प्रथम अनुच्छेद है 338, दूसरा अनुच्छेद है 338 भाग क और तीसरा अनुच्छेद है 340। भारत के संविधान में इस बात का उपयोग है कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 338 के अनुसार ऐसी, या आप कह सकते हो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है उस जातिगत कल्याण के लिए, उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, उसको समाज में बराबर का अधिकार मिले। इसके लिए भारत का राष्ट्रपति है वो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन इसके द्वारा 338 में किया जाता है, या 38 में का गठन। 338 भाग क में ये अनुसूचित जाति आयोग है और ये अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग जो है, इस आयोग का गठन 338 भाग क के अंतर्गत इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। और ये बात कही गई है यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति आयोग और ये 2 है, इनके अध्यक्ष कौन है। तो अनुसूचित जो जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया है और नंद कुमार साई। तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष तो है जो नंद कुमार है, नंद कुमार साई, जो इसके आपके जो जिसको आप ST आयोग कहते हैं उसके अध्यक्ष है। और ये जो SC शेड्यूल कास्ट वाला जो आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इनके अध्यक्ष का नाम है रामशंकर कठेरिया और इसके अध्यक्ष है रामशंकर कठेरिया। ये इसके क्या है, अध्यक्ष वर्तमान समय में। कई बार इनके अध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं। 340 में भारत का राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है, पिछड़ा आयोग जो है, उस आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखो अन्य पिछड़ा आयोग जो है, उस अन्य पिछड़ा आयोग में जो आप जिसको OBC कहते हो, उस OBC को आरक्षण देने का प्रावधान जो था वो मंडल आयोग रिपोर्ट पर है। प्रथम मंडल आयोग रिपोर्ट बनी थी, प्रथम मंडल आयोग रिपोर्ट है, वो आयोग रिपोर्ट बनी थी 1953-54 ईस्वी में। और वो 53 और 54 ईस्वी में जो इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर बने। और दूसरी रिपोर्ट बनी थी सन 1977 जो पेश कब हुई थी 1980 में। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 ईस्वी में इसको स्वीकृति प्रदान कर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया था। कितना, 27%। आज हमारी केंद्र सरकार में ST को आरक्षण है 7.5, लेकिन राजस्थान में यह आरक्षण है 12%। और SC को आरक्षण हमारी केंद्र सरकार में 15%, लेकिन राजस्थान सरकार इसे आरक्षण देती है 16%। ये आयोग जो है 338, 338 क और 340, ये तीनों आयोगों का गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं भगवान लाल साहनी, वो इसके अध्यक्ष रहे। तो OBC के वर्तमान अध्यक्ष तो है भगवान राय साहनी, जो इसके क्या है, अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 338 में ये प्रावधान है कि वह अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वर्तमान समय में रामशंकर कठेरिया इसके अध्यक्ष है। SC को आरक्षण 15%, केंद्र सरकार 16% राज्य सरकार। 338 भाग क है, अनुसूचित जनजाति आयोग है,
7.5 केंद्र सरकार देती है, 12% राज्य सरकार दे रही है। नंद कुमार साई इसके अध्यक्ष हैं। 1977 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसको 27% आरक्षण जो है इनके लिए किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी एक राष्ट्रपति के ही इसकी नियुक्ति करता है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर एक बात कही जाए, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में हुआ सन 1993 ईस्वी के अंदर। लेकिन ये 24 अक्टूबर सन 1993 ईस्वी को जब गठित हुआ था, 24 अक्टूबर को जब ये गठित हुआ था, तो उस समय रंगनाथ मिश्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में HL दत्तू इसके अध्यक्ष है। अक्सर इसका अध्यक्ष वो बनता है जो सुप्रीम कोर्ट से क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड होता है वो उसका अध्यक्ष बनता है। तो HL दत्तू जो हैं वो HL दत्तू वर्तमान समय में इसके क्या है, अध्यक्ष है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, आराम से हर चीज को बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है और अनुच्छेद 315 में एक प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन है। इस संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? अध्यक्ष सहित इसके 10 सदस्य हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 315 में। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संघ लोक सेवा आयोग का क्या करे, गठन करे। वर्तमान समय के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो अरविंद सक्सेना है। कौन है? अरविंद सक्सेना है। इस संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होगा? जितनी भी केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं का जो रखरखाव है, उस प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन है, ये करने का अधिकार किसके पास है? ये करने का अधिकार सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के पास है। और अरविंद सक्सेना इसके वर्तमान समय के क्या है? अध्यक्ष है। भारतीय संविधान के मुताबिक जो है वो इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो ये भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख वो शक्तियां हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इनमें भी 4 चीजें आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रखनी है। जैसे आर्टिकल 330 जिसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन, और 331 में जो SC ST का जो रिजर्व है जो दिया गया, उसके बारे में आपके प्रावधान आपको देखने हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता राष्ट्रपति, उसके बारे में भी आपको अति महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में याद रखना। तो ये सारी जो शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास से सामान्य या साधारण शक्तियों के अंतर्गत आती है। इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आपका अगला बिंदु शुरू होता है और उसका नाम है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां, इसको कई स्थानों पर दूसरे शब्द का नाम है आपातकाल। मैं एक एक चीज आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा, गौर से देखना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के जो भाग है उस भाग में है, जिसमें भाग कौन सा? 18 का। और आर्टिकल कितना है? 52 से 65। भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 से लेके 65 तक राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। और वो भाग संख्या कितना है? 18 का भाग संख्या है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो एक बात याद रखना, आपातकाल की घोषणा कितने रूप में की जाती है? आपातकाल 352 का उल्लेख। अब ये 3 रूप में की जाती है। पहला देखिए, पहले नंबर पर
बाह्य आक्रमण होता है। दूसरा नंबर आंतरिक अशांति। और तीसरा शब्द जो मूल संविधान की बात कर रहे हैं, पहले जो मूल संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये मूल संविधान के अंतर्गत कौन सी बात आती है? तो पहले नंबर पर है बाह्य आक्रमण, दूसरा आंतरिक अशांति होता है या देश पर विदेशी आक्रमण की संभावना हो, विदेशी आक्रमण की संभावना हो तो वो यानी कि भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकता है, या भारत का राष्ट्रपति है वो 356 में इसके प्रयोग को ला सकता है। दूसरी बात ये आती है कि भारतीय संविधान के मुताबिक आर्टिकल 352 की जो घोषणा है वो घोषणा कौन करेगा? पहले नंबर पर बात आती है घोषणा। तो इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बात तो ये आपको देखनी है पहले नंबर। अब देखिए, राष्ट्रपति इसको बिना संसद की स्वीकृति, संसद की बिना स्वीकृति के 1 माह तक घोषणा कर सकता है, घोषणा कर सकता है। 1 माह तक उसकी घोषणा की जा सकती है। पहली शर्त तो इसकी है। दूसरी बात, इसमें 2 चीजें एक साथ कि एक तो आपने यहां पर लिखा बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की दशा में ये आक्रमण किए जा सकते हैं। बाह्य आक्रमण के समय भारत में आपातकाल 2 बार घोषित हुआ है। पहला बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल घोषित हुआ 1962 में, और 1962 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय किसने आक्रमण किया था? चाइना ने आक्रमण किया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उस समय देश के पीएम कौन थे? तो उस समय देश के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय पीएम थे। और इसको कब से कब तक रखा था? सन 1962 टू सन 1967 तक यह आपातकाल देश के अंतर्गत रहा था। दूसरा आपातकाल रहा वो 1972 ईस्वी में हुआ था, पाकिस्तान आक्रमण के समय। और पाकिस्तान आक्रमण के समय जब यह आपातकाल लागू हुआ था, यह आपातकाल 1972 से 1977 के बीच यह आपातकाल लागू रहा था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी थे। बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे। और उस समय देश की पीएम जो थी वो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और तीसरी बार इसका प्रयोग हुआ था, वो तीसरी बार प्रयोग हुआ सन 1977 में। ध्यान से सुनना एक एक लाइन। 1975 में हुआ था 26 जून 1975 ईस्वी को। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। इस फखरुद्दीन अहमद ने इसकी क्या की थी? घोषणा की थी। देखिए अगली चीज, अब क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक बहाना निकाला और उसने किसका फायदा उठाया? अशांति का फायदा उठाया। और अशांति का फायदा उठाकर टेलीफोन कर दिया किसको? फखरुद्दीन अहमद को टेलीफोन कर दिया कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें। ये फोन किया गया था 25 जून सन 1975 ईस्वी को। ये फोन किया इंदिरा गांधी ने। इसको भारत के इतिहास में टेलीफोन मैसेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टेलीफोन मैसेज कहा जाता है। और इस टेलीफोन मैसेज के आधार पर फखरुद्दीन अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर इसकी घोषणा कर दी। उस दिन आपातकाल की जरूरत नहीं थी क्योंकि विदेशी आक्रमण के दौरान जो है स्थायी आपातकाल चल रहा था। आंतरिक अशांति की उस समय कोई संभावना नहीं थी। इसलिए यानी उस दिन 26 जून 1975 ईस्वी को भारत के इतिहास में काला दिवस कहा गया।
भारत के इतिहास में काला दिवस कहा गया। इतिहास में इसे क्या कहा गया? काला दिवस कहा गया। अब क्या हुआ कि जब ये बात यहाँ पर इस तरीके से आई तो पूरे भारतवर्ष में इसकी क्या हुई थी? आलोचना हुई। इस आलोचना के चलते क्या हुआ? 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 44वां संवैधानिक संशोधन जिसमें एक बात कही गई, 44वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया था कि जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको हटा दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, यानी आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और आंतरिक अशांति की जगह एक नया शब्द जोड़ दिया, जिस नए शब्द का नाम है सशस्त्र विद्रोह, या आप कह सकते हो सैन्य विद्रोह, आप इसको कहा जा सकता है। एक बात तो ये इसके अंतर्गत मूल प्रावधान में इसको शब्द को जोड़ा गया। एक पहले यह था कि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, यानी उसकी क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में यह प्रावधान दिया गया था कि भाई अब जो है वो एक और मूल रूप जोड़ा गया। इसी 44वें संवैधानिक संशोधन से 352 के शब्द में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? जो एमपी, जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री, और यानी कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो यानी कि इस कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो ये कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग करेगा तो उससे पहले उसको मंत्रिमंडल की क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी होगी, लिखित प्रावधान उसके साथ होगा। ये बात उस समय क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर यहाँ पर आएगा और उस प्रश्न में कुछ चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी और उसको कैसे फॉलो करना है उसको बड़े ध्यान से देखिए। पहला शब्द क्या जुड़ता है कि आपके दिमाग में यह आएगा कि क्या राष्ट्रपति है वो किसी एक स्थान विशेष पर भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूरे देश में करने की जरूरत है इसके लिए? ऐसा है तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपने एक शब्द लिखा कि विदेशी आक्रमण, आपके सामने जो पहला शब्द था वो विदेशी आक्रमण था, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी आक्रमण के समय ही हो, आक्रमण की संभावना पर भी हो सकता है। अगर आज चाइना वाला जो मैटर चल रहा है, अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे कि वो आक्रमण कर सकता है और मंत्रिमंडल का अगर लिखित प्रस्ताव उसके पास है तो वो कर सकता है। विदेशी आक्रमण की संभावना पर हो सकता है, तो ये अति महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि कोई भी बात अगर जोड़ने की आ रही है तो वो यानी 42वां संवैधानिक संशोधन, और 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये प्रावधान दिया गया था कि अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी स्थान विशेष तक भी 352 का प्रयोग कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 352 का प्रयोग है वो स्थान विशेष के लिए ना करे। 352 का प्रयोग वो स्थान विशेष के लिए कर सकता है, जिला विशेष, राज्य विशेष के लिए कर सकता है। तो 42 के बाद कही गई राष्ट्रपति 352 का प्रयोग भारत के किसी स्थान विशेष के लिए भी कर सकता है, किसी स्थान विशेष के लिए भी कर सकता है, किसी स्थान विशेष के लिए भी कर सकता है। तो 352 के प्रयोग में ये दो बातें कही है, ये दो बातें यानी कि उसने कही थी। दूसरी बात, इस संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया था वो देखिए। एक बात ये कही जाती है भारत के संविधान के अंतर्गत कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि 352, 59 और 358 दो आर्टिकल अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है भारत के संविधान के। एक अनुच्छेद है 358 और एक आर्टिकल है अनुच्छेद 359।
अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 जो है, एक बात ये कही कि राष्ट्रीय आपातकाल में सौतई यानी जो मूल अधिकार है वो यानी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो एक बात देखिए, आपने लिखा सौतई मूल अधिकार जो है वो मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। ये सौतई जब यानी 352 का प्रयोग होगा तो अनुच्छेद 362 में सौतई मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ये बात कहाँ कही गई है? 362। लेकिन अनुच्छेद कितने का है? अनुच्छेद 20 व 21 स्थगित नहीं होंगे। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 की घोषणा पर आर्टिकल 21 और 20 जो है वो स्थगित नहीं होंगे। ये बात आपको यानी कि इसके अंतर्गत याद रखनी है। दूसरी बात, एक बात देखिए, 358 में एक बात का और उल्लेख है कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 358 और वैसे अनुच्छेद है 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार अगर सशस्त्र विद्रोह के दौरान, अगर आप ये लिखते हो सशस्त्र विद्रोह के दौरान, सशस्त्र विद्रोह के दौरान अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, किसके दौरान? सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, तो उस समय 19 का आर्टिकल स्थगित नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 358। अगर राष्ट्रीय आपातकाल 358 अगर सशस्त्र विद्रोह के समय हुआ है तो यानी कि आर्टिकल 19 है वो यानी कि स्वतः स्थगित नहीं होगा। हाँ, अगर ये सशस्त्र विद्रोह के कारण नहीं है तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। और 362 में मूल अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन उसमें 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, एक 20 है और एक 21 है, वो ही स्थगित होंगे। लेकिन ये अलग से दिया गया है कि 19 का मूल अधिकार भी अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर लगाया गया तो वहां पर स्थगित नहीं होगा। तो ये 2 धारा आ गई। एक तो यह आ गई कि आपसे ये पूछेगा कि 19 का मूल अधिकार है वो किसमें स्थगित नहीं होता? सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए जो आपातकाल है उसके कारण नहीं होता। और 20 और 21 का स्थगन होता है वो विदेशी आक्रमण के समय होता है। 20 और 21 का स्थगन है वो कितने के आर्टिकल में है? 362 के आर्टिकल में है। लेकिन 19 का जो स्थगन जो होता है वो 19 का स्थगन 358 के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, या उसको उस समय तक सुचारू रूप से चालू रखा जा सकता है। ये सारी चीजें जो आप अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो यानी कि इसको आ सकता है। दूसरी बात देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसमें 2 तरीके के प्रश्न आपके सामने हो रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा बिना संसद की स्वीकृति। तो आपने लिखा राष्ट्रीय आपातकाल 352 की घोषणा बिना संसद की स्वीकृति, बिना संसद की स्वीकृति कितने दिन रखा जा सकता है? तो आप यहां पर लिखोगे 1 माह, 356 2 माह तक, तो 1 माह तक उसको रखा जा सकता है। एक बात आपको ये याद रखनी है, 1 माह के बाद उसे संसद की क्या लेनी होगी? स्वीकृति। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से उसको स्वीकृति लेनी होगी। अब 2 प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगर राष्ट्रपति ने अगर आपातकाल की घोषणा कर दी तो ये मान के चलो कि अगर वो सही नहीं है तो संसद के पास क्या शक्ति है? अगर आपके 2 सदन हैं, लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा, इनमें से कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी सदन के 1/10 सदस्य लिखित प्रस्ताव दे, लिखित प्रस्ताव दे और 14 दिन में लोकसभा की बैठक हो, 14 दिन में लोकसभा की क्या हो? बैठक हो। लोकसभा की बैठक हो और 14 दिन में लोकसभा की बैठक होगी
1/10 सदस्य लिखित प्रस्ताव देंगे। ज्यादातर प्राथमिकता लोकसभा को है, अगर तो उस समय 1/10 सदस्य लिखित प्रस्ताव देंगे तो 14 दिन में बुला ली जाएगी सभा। अब जो ही सभा बुलाई जाएगी वो साधारण बहुमत से इसे पारित करते हैं कि आपातकाल की जरूरत नहीं है, तो स्वतः क्या हो जाएगा, आपातकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर हो सकता है दुर्भाग्यवश उस समय लोकसभा भंग रहती है, तो 1 माह में राष्ट्रपति स्वीकृति किससे लेगा, उस समय वो स्वीकृति कहाँ से लेगा। तो एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखनी है कि अगर जब लोकसभा नहीं होती है या भंग होती है तो हमारे पास एक सदन है, स्थायी सदन है, और स्थायी सदन में कौन सी चीज है, राज्यसभा। वह 1 माह के बाद राज्यसभा में क्या देती है, स्वीकृति देती है, तो ही हम उसको जारी रख पाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि आर्टिकल 352 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो आर्टिकल 352 का जो प्रयोग है वो 6 माह तक रखा जाता है। 1 माह के बाद इसे संसद स्वीकृति देती है 6 माह के लिए, 6 माह से फिर अगर अधिकतम स्वीकृति देती है 1 वर्ष के लिए, हर 1 वर्ष के बाद उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है। अधिकतम इसको 1 वर्ष तक रखा जा सकता है, फिर हमेशा उसी प्रोसीजर के द्वारा संसद से क्या देनी पड़ती है,